यहाँ मैं सिर्फ ना एक प्रतिवेदन के रूप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लेते हैं कि संप्रेक्षण वाले चैप्टर में अथवा के बाद ये कोई प्रश्न आ गया कि संप्रेक्षण के आधार पे संप्रेक्षण एक विवेचन है, प्रतिवेदन या फिर इससे संबंधित टिप्पणी दीजिए। टिप्पणी के लिए जो पॉइंट आपका है, संप्रेक्षण एक विवेचन, संप्रेक्षण एक विवेचन। ये प्रकार वर्ड हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे ही समझाना था, इसको मैं बाद की वीडियो में दूंगा। तो संप्रेक्षण एक विवेचन क्या लिखेंगे, देखो इसका है ना, संप्रेक्षण का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, मैंने लिखा है, आप बना लोगे। यह एक मानवीय भाषा के रूप में एक बहुत बड़ी विशेषता रखता है। मानवीय भाषा के रूप में बड़ी विशेषता, वह विशेषता क्या होती है कि सूचना को दो प्रकार से अभिव्यक्त कर सकने में सक्षम है। संप्रेक्षण मानवीय भाषा के रूप में, मानवीय भाषा के रूप में संप्रेक्षण में की ये विशेषता है कि वो जो सूचना है, जो बात है, जो विचार है, उसको अभिव्यक्त करता है दो रूपों में। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे दो प्रकार से अभिव्यक्ति है, किस प्रकार से, तो उसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया जो आपकी बुकलेट में दिया गया है कि अगर हम शब्द ले लेते हैं मीठा, मीठा मतलब ये एक तरीके से विशेषता है, कोई ऐसी विषय खाने की वस्तु जिसमें ना मीठापन होता है, तो उसको लेकर उन्होंने एक दो वाक्य दे दिए, जैसे चाय में मीठा कम है। देखो अर्थ अलग है, और चाय के साथ मीठा क्या है, यानी कि अतिरिक्त ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका स्वाद मीठा है। तो यानी कि यहाँ पे चाय में मीठा क्या है, वाक्य अलग हो गया, चाय के साथ मीठा क्या है, यानी कि हम कुल मिला के यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मानवीय भाषा की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जो सूचना और जो भाव या विचार होते हैं उनको दो प्रकार से अभिव्यक्त या उससे अधिक प्रकार से अभिव्यक्त करने में सक्षम है। ये संप्रेक्षण की ये हम एक विवेचना प्राप्त किए हमने। अब बात आती है कि संप्रेक्षण का कार्य क्या है। कार्य जो है वो ये है, कोडिंग डिकोडिंग। अगर कोडिंग करेंगे यानी कि मैं अपनी बात और विचार को आगे प्रापक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो कोडिंग है। मैं पहले कोडिंग करूंगा, वाक्य बनाऊंगा, अपनी भावनाओं को उन वाक्यों में परोऊंगा, फिर आगे स्थानांतरित कर दूंगा। ठीक है, टू ट्रांसफर। अब यहाँ पे बात आती है कि जो प्रापक है वो उस भावना विचारों को ठीक उसी प्रकार से ही डिकोड करेगा, तो वो प्रापक यानी कि उस संदेश को समझ जाएगा। भेजने के तरीके अलग होते हैं तो हम उन्हें माध्यम बोलते हैं। तो यहाँ पे संप्रेषण के कार्य क्या है, संदेश को कूट, यानी कि कूट का मतलब होता है कोडिंग करना, यानी कि संकेत और रचना या कोड बनाना। तो यहाँ पे संप्रेषण यानी कि भाव विचार, उसका एक संदेश बनेगा, उसको कोडिंग किया जाएगा, एक माध्यम का प्रयोग किया जाएगा, आगे पहुंचाया जाएगा, डिकोड करके प्रापकों से अनुसरित करेगा, फिर वो अपनी प्रतिक्रिया देगा, ये फीडबैक हो गया। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हमने संप्रेषण के कार्य के रूप में यहाँ पर लिख दिया, इसको भी आप लिख सकते हैं। इसमें अब बात करते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस है, यही प्रोसेस अगर कहीं से ब्लॉक हो जाए, कट जाए, टूट जाए, इस चीज को बोलते हैं शोर। अब बात यहां पे आती है, शोर किसे कहते हैं, टिप्पणी कीजिए, पूरा लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से, आप समझिए शोर क्या है। ये जो प्रोसेस है संप्रेषण के कार्य का, ये ब्लॉक हो जाए, टूट जाए, खराब हो जाए, इसी को हम शोर बोलेंगे। में मैंने ना उसका अर्थ, तत्व, महत्व, विशेषताएं बता दी, वीडियो में मिल जाएंगे आपको। मैंने यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ वो संप्रेषण के प्रकार। बुक का नाम है सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड में चलने वाली हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार, हिंदी का। इसमें से संप्रेषण के प्रकार की बात की जाएगी। प्रकार होते हैं तीन, ठीक है ना, वे तीन प्रकार के मसा है, अमौखिक, मौखिक और लिखित। अब बात आती है अमौखिक। अमौखिक मतलब जिसमें है ना स्वर तंत्री का प्रयोग ना हो, स्वर तंत्री मतलब वाक तंत्र का प्रयोग नहीं है, तो अमौखिक है वो। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रमशः है ना अपनी बॉडी लैंग्वेज है, कुछ चिन्ह है, कुछ इशारे हैं, कुछ प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से बात और विचारों को संचार के माध्यम से संप्रेषित करना चाहते हैं, प्रसारित करना चाहते हैं। तो देखो, चिन्हों, संकेतों, प्रतीकों या हाव भाव से अपनी विचारों को संप्रेषण के माध्यम से प्रसारित करना ही अमौखिक संप्रेषण माध्यम में आता है। अब बात आता है, यह विधि जिसमें जन कल्याण का भाव हो, वह भी बोल सकते हैं, वह विधि
जिसमें जन कल्याण का भाव हो। हम संप्रेक्षण करते क्यों हैं? इसमें कल्याण भाव छुपा होता है। और कल्याण भाव के लिए उदाहरण दिया जाए, ट्रैफिक पुलिस कल्याण भाव से ही काम करती है, सिग्नल पे काम करती है। सिग्नल जो है आपके ना रेड है, ग्रीन है और ऑरेंज है। ये सिग्नल क्रमशः हमें क्या करते हैं? संकेत देते हैं कि हमें क्या करना है, एक विचार और बात को हमारे पास पहुंचाते हैं। और साइन बोर्ड आप देखते हैं कि आगे मध्यम गति करिए, है ना, किस लेन में चलना है। ये साइन बोर्ड आगे स्कूल है, डेंजर जोन है, ये साइन बोर्ड ना क्रमशः हमें मिल जाते हैं। तो ये साइन बोर्ड है, ट्रैफिक पुलिस है, ये उदाहरण है अमौखिक संप्रेषण के। पूरा मैंने अर्थ बता दिया है, बाकी आप खुद समझते हैं कि अमौखिक को किस प्रकार से और सही शब्दों का चयन करते हुए समझाया जा सकता है। अब बात आती है कि मौखिक कौन से? मौखिक में ना वक्ता और श्रोता दोनों आमने सामने होते हैं। पहले तो ये बोलना है, वक्ता और श्रोता दोनों का आमने सामने होना अनिवार्य है, तभी मौखिक संप्रेषण जन्म लेता है। मौखिक संप्रेषण किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकता कि सिर्फ वो बोलने वाला वक्ता है और श्रोता है ही नहीं। जहां श्रोता है वहां वक्ता नहीं है, तो संप्रेषण मौखिक होगा ही नहीं। इसलिए वक्ता और श्रोता का होना अनिवार्य है, इनका आमने सामने होना। जीवन का पहला संप्रेषण यहाँ पे चालू हो जाता है। ये बताते हैं कि अगर मौखिक की बात करते हैं तो शिशु अवस्था यानी कि बच्चा शिशु अवस्था जब पैदा होता है वहीं से संप्रेषण प्रारंभ हो जाता है। यानी कि मौखिक संप्रेषण में जिस तंत्र की सबसे पहले उपयोगिता है वह स्वर तंत्री। और स्वर तंत्री यही वाक तंत्री, जिसमें हम स्वरों का प्रयोग करते हैं और अक्षरों के साथ स्वरों का तालमेल बिठाते हैं और ध्वनि में ना विशेष बदलाव लाते हुए कई शब्द, भावों और भाषाओं का निर्माण करते हुए अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं। तो स्वर तंत्री का उपयोग भी इसमें बताया गया है। यानी कि मौखिक में कुल मिला के हमारा संप्रेषण श्रोता और वक्ता यानी हमारे द्वारा कोडिंग की जाती है, कूट संदेश का निर्माण किया जाता है, माध्यम का प्रयोग किया जाता है, फिर उसे संप्रेषित करके आगे स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसको डिकोड करके प्रापक यानी कि ग्रहणकर्ता डिकोड करता है, तत्पश्चात वो अपना फीडबैक देता है। तो यह प्रोसेस जो है ये मौखिक में ही आ गया। अब बात आती है लिखित। लिखित एक जटिल भी है और इसमें ना हमें जब कोई भी अपने विचार या संदेशों को प्रसारित करना होता है तो हम सुव्यवस्थित ढंग से उसे प्रसारित कर सकते हैं। बड़े बड़े वाक्यों, बड़े बड़े अनुवादों, बड़े बड़े अनुच्छेदों के रूप में अपनी भावनाओं को प्रसारित कर सकते हैं। इसमें हमें मौखिक में हमें छोटे छोटे से वाक्यों का चयन करना पड़ता है, सरल भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। लिखित में ऐसी कोई भी है ना सीमाएं नहीं होती। अब लिखित में है ना अगर हम उदाहरण लें तो पत्र पत्रिकाएं आ गई, पोस्टर आ गए, ईमेल आ गया, पुस्तकें आ गई, उपन्यास हो गया, कई काव्य ग्रंथ आ गए, है ना, काव्य आ गए, कुछ गद्य आ गए, ठीक है ना, ये सब आपके लिखित में आते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें टाइप करना, समस्याएं मैंने कुछ डाल दी हैं बीच में। समस्याएं क्या होती हैं? टाइप करना, ठीक है ना, और टाइप करने के उपरांत उसे जांचना कि हमने सही टाइप किया है, क्या हमने सही लिखा है। अगर हम लिख भी देते हैं तो उसे फिर से जांचना कि क्या वो सही लिखा है, कहीं कोई है ना शब्दों में है ना कमी तो नहीं है, किसी शब्द का अर्थ कुछ अलग तो नहीं निकल रहा, क्या भावनाओं के अंतर्गत उन शब्दों का निर्माण या वाक्यों का निर्माण किया गया। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय ज्यादा लगता है, इसलिए हम कह सकते हैं लिखित संप्रेषण की सबसे बड़ी कमी तो यही होती है कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है। अच्छा, फीडबैक की बात करें तो फीड इसमें मिलता नहीं, फीडबैक इसमें प्रतिक्रिया हमें जल्दी नहीं मिलती, ठीक है, इसमें समय लगता है क्योंकि हम इसकी पहले तो रचना तैयार करेंगे, प्रसारित करेंगे, तत्पश्चात उस पर है ना जितना टाइम हमको लगता है जांचने में उतना है ना उसको डिकोड करने यानी कि प्रापक को डिकोड करने में लगता है। डिकोड करने के बाद फिर उसकी प्रतिक्रिया मिलेगी, वो भी प्रतिक्रिया लिखित अवस्था में मिलेगी, एक लंबा समय लगता है। तो ये इसकी एक सबसे बड़ी समस्या है। और लिखित संप्रेषण में क्रमशः पत्र पत्रिकाएं, पोस्टर, ईमेल, पुस्तकें इत्यादि आती हैं। यहाँ तक कि हम ये भी बोल सकते हैं कि अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में है ना कई विद्यार्थियों द्वारा भी है ना अपनी योग्यता को दर्शाने के लिए भी लिखित संप्रेषण का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर है ना जो है मौखिक संप्रेषण होता है, मौखिक संप्रेषण में इंटरव्यू वगैरह आ सकता है और लिखित संप्रेषण में आप डाल सकते हैं, एग्जाम आप देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अब मौखिक संप्रेषण में भी है ना 2 पॉइंट आते हैं, क्या
माध्यम और सामान्य सुझाव। देखो, माध्यम है तरीका, तो मौखिक संप्रेषण में परंपरागत और आधुनिक संप्रेषण हमें देखने को मिलते हैं। परंपरागत में क्रमशः क्या आता है कि कहते हैं कि आज शहरों में हम बसते हैं, पर शहरों में बसने से पहले तो हम गांव में बसते थे। ये महात्मा गांधी ने भी बोला है कि लोग गांव में बसते हैं, इसलिए गांव पूजनीय है, गांव हमारे लिए अहम भूमिका निभाते हैं। अगर गांव की बात करें, परंपरागत स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। कहा जाता है कि समाज को ना नैतिकता के मार्ग पर लाने के लिए, सुविचारों से ओतप्रोत करने के हेतु अक्सर क्या होता था, प्रारंभिक समय में जो अच्छे सुविचार होते थे उनको प्रसारित किया जाता था। सुकृत्य को करने के, लोगों को प्रेरित करने के लिए ऐसी कुछ क्रियाएं अपनाई जाती थी। उनमें ना परंपरागत मौखिक संप्रेषण माध्यम में क्रमशः क्या आता है, लोकगीत, यानी कि आज भी ये गीत गाए जाते हैं, इनको हम आज भी है ना अपना आधार मानते हैं। लोकगीत विभिन्न राज्यों में, विभिन्न भाषाओं में, कई है ना पुराने है ना जो राजा महाराजा है जिन्होंने हमारे देश के लिए अनुभूति बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उनसे संबंधित कई है ना लोक कथाएं हैं, उन्हें गा के सुनाई जाती हैं। तो लोक कथाएं हैं, लोक नाटक किए जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से एनजीओ द्वारा या फिर ना सरकार द्वारा भी है ना चौराहों पर, कस्बों में, जगह जगह पर नाटक किए जाते हैं। कुछ मेंबर आपस में मिलकर है ना समाज में है ना जागृति लाने के लिए, सुविचार लाने के लिए नाटक करते हैं। इन्हें नुक्कड़ नाटक के रूप में जाना जाता है। नुक्कड़ नाटकों में होता है क्या है, कई उदाहरण आते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर है ना कोई एक नाटक की रचना करके हम नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, जिसमें वहां के रहने वाले लोग जागरूक हो, है ना। जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको रोकने के लिए भी हम कई प्रकार के नुक्कड़ नाटकों का नुक्कड़ नाटकों को प्रस्तावित कर सकते हैं और लोगों में बदलाव लाने की चेतना जागृत कर सकते हैं। कठपुतली ये तो हमने देखी है कि ये शो होते हैं, इन शो में भी है ना कहीं ना कोई कहानी होती है। इन कहानियों को है ना एक व्यक्ति विशेष अपने कला का प्रयोग करके, वो कला क्या है कि कपड़े की बनी हुई एक है ना पुत्र कठपुतली है, उसको नचाता है, उसके जरिए से वो है ना कुछ वाक्य तंत्रों का प्रयोग करता है मौखिक, और है ना कहानी पूरी गढ़ देता है। तो ये कुछ है ना उदाहरण मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इन पे आप क्या लिखोगे, आप देखो अगर थोड़ा बहुत समय है तो अपनी किताबों का भी अध्ययन किया करें। और मैंने तो संक्षेप में लिख ही दिया है कि कैसे देना है पेपर। अब माध्यम तो हमने परंपरागत बता दिया आपको। अब बात आता है आधुनिक। आधुनिक में क्या हो गया कि आज तो है ना काफी कुछ डिजिटलाइजेशन में पहुंच गया है। हम देखते हैं कि आज हम है ना फोन में ही सब कुछ है ना प्राप्त कर सकते हैं, गूगल पर है और नेटवर्किंग साइट है, वेबसाइट है उन पर। तो यहाँ पर बताइए आधुनिकता में यही सब आता है। आज हमें है ना इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, और देखा जाए तो है भी। और वहीं पर आधुनिकता में रेडियो है, टीवी है, समाचार सुन लेते हैं, पूरे देश की जानकारी हमें ना चंद मिनटों में प्राप्त हो जाती है। अगर कोई हमें जानकारी विशेष पर्सनली ज्ञात करनी है तब भी हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास है ना गूगल है और भी कई वेबसाइट है। और यहाँ पे बात आती है एफएम की। हालांकि फीडबैक की बात चलती है, फीडबैक वहां पर तो बहुत समय लग जाता है मिलने में, पर यहाँ फीडबैक देखो एफएम में अगर फीडबैक जहां मिलने लगता है ना तो वहां पे संप्रेषण जो है बड़ा ही मनोरंजनात्मक हो जाता है। तो यहाँ पे एफएम एक ऐसी युक्ति, देखो रेडियो और टीवी में तो समय लगता था, पर यहाँ पर फीडबैक एफएम की बात करती है। एफएम में तो कई ऐसे प्रोग्राम है ना लॉन्च कर दिए गए हैं, जैसे आरजे वगैरह आ गए हैं एफएम में। तो वो क्या करते हैं, तो हैंड टू हैंड है ना जो श्रोता है उनसे बात कर लेते हैं, और बात करने के बाद उनके द्वारा तुरंत फीडबैक भी ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि उनकी प्रतिक्रिया भी उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो फीडबैक जैसे ही एफएम में सक्षम हुआ है ना, तो ये एक बहुत तरीके से एफएम के मार्गदर्शन, एफएम के रूप में देखते हुए एक डिजिटलाइजेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है ना, यार के दिलों में राज हो गया है भाई। आधुनिक जो गैजेट्स हैं जिनके माध्यम से संप्रेषण एक बहुत अच्छी प्रक्रिया में ढल चुका है। अब बात करते हैं ये मौखिक संप्रेषण जो है ना, इसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं, क्योंकि मौखिक संप्रेषण एक ऐसा संप्रेषण है जो बड़ा ही संवेदनशील संप्रेषण के रूप में जाना जाता है। क्यों, तो देखिए संवेदनशील क्यों है, क्योंकि इसमें श्रोता और वक्ता आमने सामने, कहीं पर कुछ गलत शब्द का चयन, कुछ गलत भाव का चयन, कहना कुछ चाहते हैं अर्थ कुछ और निकल रहा है, या फिर श्रोता है ना कुछ और समझ रहा है। इसमें अक्सर क्या होता है, हम बताते हैं यहाँ पे व्यक्ति विशेष है ना अपनी सोच और भावनाओं के
संपर्क में सदैव रहता है। इसीलिए सामने द्वारा बोला गया कोई भी वाक्य जो होता है वो अपनी भावना, अपने अनुसरण के अंतर्गत ही उसका अनुसरण करता है। कैसे? उदाहरण देता है, कोई व्यक्ति विशेष जो कि है ना बहुत ही है ना भावनात्मक दृष्टि से कमजोर है, उसके सामने कोई कुछ भी कह रहा है, वह अर्थ कुछ और देना चाहता है, पर वो जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में उसे समझना चाहता है। अर्थ गलत निकल जाता है, थोड़ा सा टफ लगेगा, पर मैं इसमें है ना कुछ लाइनें दे रहा हूँ, उन लाइनों को लेकर हेडिंग बना के आप इसकी में सामान्य सुझाव यानी कि मौखिक संप्रेषण को सही कैसे रखा जा सकता है, उसके लिए सबसे पहला है शब्दों से बचें। इसमें क्या है, जिनका ज्ञान नहीं है उन शब्दों का तो प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, पहली लाइन हो गई जी। दूसरा हो गया उचित शब्दों का चयन, यानी कि आप जो अपना वाक्यांश यानी कि प्रचार प्रसारित करने के लिए जो संदेश कोट कर रहे हैं उसमें शब्दों का अच्छा चयन होना चाहिए, सरल और स्वाभाविक समझ में आने वाले और स्वाभाविक सरल अर्थ वाले ही शब्दों का चयन। और फिर तीसरा बताया है लूज टॉकिंग। ये लूज टॉकिंग क्या है? लूज टॉकिंग का अर्थ मैंने लिख दिया आपत्तिजनक बात। आपत्तिजनक बात नहीं बोलनी, आपत्तिजनक बात है, ये सुझाव है एक तरीके के मौखिक संप्रेषण को और सुंदर बनाने के लिए आप लूज टॉकिंग से बचें। आपत्तिजनक बात तो आप समझते होंगे। अब यहाँ पे बात आती है पोस्चर्स। पोस्चर्स क्या है? निगेटिव बॉडी लैंग्वेज। कभी कभी क्या होता है, कोई बात तो जरूर कर रहा है पर उसकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो निगेटिव होती है, उसका भी है ना उसके संप्रेषण के साथ सही भाव अर्थ है ना श्रोता लगाना चाहता है और उसमें है ना असहजता महसूस करता है। कभी कभी बॉडी लैंग्वेज ही सही नहीं होती, वो जिसकी वजह से पोस्चर स्थिति जन्म लेती है जो असहजता की स्थापना कर देती है। अब बात आती है यहाँ पे बातों के मध्य बोलना। श्रोता और वक्ता आपस में बात कर रहे हैं, जब तक है ना वक्ता की पूरी भाव या विचार कोड नहीं हो जाए, बोले ना जा सके, उससे पहले अगर श्रोता बोलने लगेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे मौखिक संप्रेषण पूर्ण रूप नहीं ग्रहण कर सकेगा, यानी पूरी बात नहीं। ये व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है पर इसको बीच में ही काटकर श्रोता वक्ता बन जाता है, तो फिर ये है ना मौखिक संप्रेषण पूर्ण रूप नहीं लेगा। ये बताने की कोशिश कीजिए बातों के मध्य बोलना या काटना। इसके बाद आता है ज्यादा बोलना। ज्यादा बोलना भी एक तरीके से जो है आपके भावों को कमजोर व्याख्यात करता है, इसलिए मौखिक संप्रेषण में ज्यादा बोलने से परहेज किया जाए, सिर्फ उचित और ही बोला जाए, क्योंकि ज्यादा बोलने से अनुचित बोलने की प्रवृत्ति ज्यादा जन्म लेती है। सामान्य गति यानी संप्रेषण सामान्य गति से होना चाहिए। अभी सिंपल सी बात बोले तो संप्रेषण मेरे ऊपर ये लागू होता है, मैं जिस हिसाब से तेजी से बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ना, ये मेरे ऊपर लागू हो जाता है। सामान्य गति से बोलना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए, पर क्या करूं, समय की शॉर्टेज है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा समझाना है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी है। कृपया करके समझ ले। आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जितना मुझे आता है, जितना मेरा ज्ञान है, उस हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से।